नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 8 के विज्ञान के पहले अध्याय का दूसरा पाठ हम पढ़ेंगे। पहले अध्याय में हमने जो इसके पहले वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने देखा था कि फसल क्या होती है, फसल की आवश्यकता क्यों होती है और कितने प्रकार की होती है। मौसम के आधार पर भी हमने फसलों को देखा था, उपयोग के आधार भी हमने फसलों को देखा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फसल को कैसे प्राप्त करते हैं। फसल को उगाने से लेके जब फसल को प्राप्त कर लेते हैं तब तक हम कौन कौन से चरण अपनाते हैं, कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, कैसे फसल को हम प्राप्त करते हैं, उसका अध्ययन आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो आज का पाठ हमारा है कि कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धति का मतलब होता है कि हम खेती के कौन कौन से चरण अपनाते हैं। जब हम फसल को बोते हैं तो हम कौन कौन से तरीके काम में लेते हैं, वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कृषि पद्धतियाँ, इसकी परिभाषा क्या हो जाती है। तो कृषि पद्धतियाँ होती है ऐसे क्रियाकलाप जो किसी फसल को उगाने व उससे समुचित देखभाल के लिए किए जाते हैं। हम किसी फसल को उगाएंगे और उसकी देखभाल कैसे करेंगे, उसका कैसे मैनेजमेंट करेंगे, उसके लिए कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, वही कृषि पद्धतियाँ कहलाती है। अब इस कृषि पद्धतियों के अंदर कितने चरण हैं? इनके अंदर ये 7 चरण हैं। किसी भी किसान को जो फसल उगाता है, फसल को प्राप्त करता है, उनको ये 7 चरण पार करने पड़ते हैं। और जब ये 7 चरण प्राप्त करता है तो उसको लास्ट में अनाज की प्राप्ति होती है या उस फसल की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले कौन सा चरण है? सबसे पहला चरण है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि मिट्टी तैयार करना क्या है। तो मिट्टी तैयार करना सिंपल है कि ज़मीन को उथल पुथल करना या ज़मीन को पॉली बनाना, ही मिट्टी तैयार करना है। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि मिट्टी तैयार क्यों करते हैं। ऐसा ही हो सकता है कि समतल भूमि है, उसको उथल पुथल नहीं करे, उसके ऊपर ही सीधे बीज डाल दे तो हमें फसल की प्राप्ति हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। मिट्टी तैयार करना ज़रूरी हो जाता है। अब ये क्यों ज़रूरी है, अभी हम देखेंगे ये क्यों ज़रूरी है। पहले हम देखते हैं कि मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं। तो पहले एक साधारण तरीका था हल के द्वारा। किसान हल और बैल के द्वारा खेतों में जाता था और उसको जो हल के नीचे आपने सामान्य देखा होगा, इसके अंदर आपको मैं दिखाता हूँ। ये चित्र में दिया गया है, ये हल है। इसके नीचे ये लोहे का बना होता है, थोड़ा ये पूरा लकड़ी का, इधर नीचे लोहे का बना था जो नीचे से तिक्का होता है, जो ज़मीन के अंदर चला जाता है। फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, जैसे जैसे ये ज़मीन को खोदता जाता है, नीचे वाली ज़मीन को ऊपर लिया जाता है। ऐसे करके वो पूरे खेत को पॉली कर देता है। और समय के साथ सब चीज़ें एडवांस हो गई, तो आजकल खेत को पोला इस मशीन के द्वारा किया जाता है। ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे एक होती है कल्टीवेटर मशीन, उसके द्वारा इसको किया जाता है। उसके द्वारा कैसे करते हैं, ये हल के समान ही होती है, पर इसमें क्या समय की बचत होती है और ज़्यादा आदमी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक मशीन के द्वारा पूरे खेत को आराम से उथल पुथल कर दिया जाता है या पोली कर दी जाती है। अब खेत पोली, अब है ना, उसको जैसे पोला क्यों किया जाता है, अब हम देखेंगे। पहले देखते हैं कि खेत को पोला क्यों किया जाता है या ज़मीन को पोली क्यों की जाती है। फसल को उगाने से पहले किसान सबसे पहले मिट्टी को तैयार करता है। वो खेत में हल चलाकर मिट्टी को उथल पुथल उलट पटल कर पोली कर देता है। पोली मिट्टी के निम्न लाभ है। बीज ऊपरी परत से थोड़ा नीचे चला जाता है, इससे अंकुरण सरलता से हो जाता है। समतल भूमि में क्या होता है, जब हम उसके ऊपर बीज डाल दिए तो वो ऊपर ही रह जाएंगे। अब ज़मीन पोली हो जाएगी तो बीज अंदर की तरफ चले जाते हैं, वो अंदर चले जाएंगे तो उनका अंकुरण मतलब आराम से वो खिल सकता है। दूसरा, नए पौधे की जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकती हैं। ज़मीन जितनी पोली होगी उनकी जड़ों के लिए उतना ही आसान होगा कि वो अंदर की तरफ जाएं। वो नए पौधे की जड़ें आसानी से शोषण कर सकती हैं। मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीवों केंचुए की वृद्धि करने में पोली मिट्टी सहायक होती है। हमें पता है कि ज़मीन के अंदर भी जो सूक्ष्म जीव लाभदायक हैं, मतलब फसलों के लिए, वो अंदर रहते हैं, तो उसमें भी फ़ायदा है।
मिट्टी की ऊपरी परत कुछ गहराई तक पौधों की वृद्धि में सहायक होती है और पलटने से ये समान रूप से ऊपर नीचे हो जाती है। मिट्टी में हल चलाकर उलट पुलट करना पोला बनाना ही जुताई कहलाता है। तो जुताई क्या होती है आपने देख लिया, मिट्टी में हल चलाकर उलट पुलट कर पोला बनाना जुताई कहलाती है। अब आपको पूछ ले जुताई किससे की जाती है, उनका मतलब शॉर्ट क्या है, तो हमने पढ़ा था एक तो हल है और एक कल्टीवेटर मशीन है, उसके द्वारा ज़मीन को पोला किया जाता है। अब हम देखते हैं कि मिट्टी को तैयार करने के बाद दूसरी कौन सी पद्धति है। मिट्टी को तैयार करने के बाद मिट्टी की में बुआई की जाती है। बुआई करना क्या होता है, तो बुआई करना साधारण है, बीजों को बुआई करना है। अब उसके लिए पहले क्या करेंगे, इस पद्धति के अंदर क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले बुआई करने से पहले हमें बीजों का चयन करना पड़ता है कि कौन से बीज सही है, कौन से बीज लाभदायक है या कौन से बीज कमज़ोर है। जो कमज़ोर होंगे उनको अलग एक साइड निकाल दिया जाता है, जो स्वस्थ बीज होते हैं उनकी बुआई की जाती है। तो इसके स्रोत क्या क्या है पहले देखते हैं, बुआई के क्या क्या स्रोत हैं। पहले एक विधि आती थी छरहटा विधि, तो देखेंगे पहले एक विधि आती थी छरहटा विधि। इस विधि में क्या किया जाता था, जैसे बीजों को बोया जाता है, एक आदमी हाथ में लेकर इसे फेंक दिया जाता था, जहाँ पर हमें फसल उगानी है वहाँ पर फेंक दिया जाता था। तो ये विधि ज़्यादा उपयोगी नहीं है, क्योंकि अब कोई भी ज़्यादा अंदर जाएगा, कोई बाहर ही रह जाएगा, तो ये ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। दूसरी विधि है हल विधि, हल के साथ विधि। इसमें क्या है, इसमें जैसे जुताई की जाती थी वो हल काम में लिया जाता, उसके जैसा एक हल होता था, उसके पीछे एक लोहे की लंबी कीप लगी होती थी, ऊपर से कीप नुमा और नीचे से नली टाइप में लगी होती थी, जो ज़मीन के अंदर जाती थी और उसके ऊपर जैसे हल चलता था उसके ऊपर बीज डाल दिया जाता था। तो ये तो हल विधि। और तीसरी आधुनिक जो अभी वर्तमान में प्रचलित है वो सीड्रिल विधि। सीड्रिल विधि, सीड्रिल विधि ये भी एक कल्टीवेटर की तरह ये मशीन होती है। जैसे कल्टीवेटर होता है उसके ऊपर एक लोहे की पेटी होती है और जिस चीज़ की हमें बुआई करनी है, जो बीज होते हैं उसको उसके अंदर डाल देते हैं और जैसे जैसे वो मशीन चली जाती है वैसे वैसे ये ज़मीन में अंदर चले जाते हैं और बीज को बो दिया जाता है। सीड्रिल को हमारी भाषा के अंदर सीडल भी कहते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास भी कि सीडल के द्वारा कैसे बीजों को बोया जाता था। ये तो हो गया बीज बोना। अब इसके बाद क्या होता है, मिट्टी भी तैयार हो गई, बुआई भी क्या कर दी, उसके बाद होता है खाद और उर्वरक। खाद और उर्वरक क्या है, जैसे हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार को पेड़ पौधे को भी स्वस्थ रखने के लिए 16 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता हो जाती है। कुछ तो पोषक तत्व उसको साधारण मिल जाते हैं, जैसे वायु, पानी भी मिल जाता है, प्रकाश भी मिल जाता है। कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो उसको आसानी से नहीं मिल पाती, तो इससे फसल कमज़ोर हो जाती है। तो ज़्यादातर यही किया जाता है, उसको खाद या उर्वरक के द्वारा उनको ये पोषक तत्व दिए जाते हैं। उनमें कुछ और है, जैसे नाइट्रोजन है, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सभी ये खाद और उर्वरक में शामिल होते हैं, इनको दे दिया जाता है। अब हम देखते हैं ये खाद और उर्वरक क्या है। ये दोनों सेम ही है पर इनमें इनके अंदर थोड़ा डिफरेंट है। ये खाद ये जैविक होता है, खाद जैविक होता है और उर्वरक ये कृत्रिम होता है। अब कृत्रिम और जैविक क्या है, ये खाद जैविक है जो जीवों से प्राप्त होता है, जो भी जीव जंतु है उनका जो अपशिष्ट पदार्थ है उससे हम खाद प्राप्त कर लेते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास के ऊपर में, जैसे गाय भैंस और जो भी होती है उनका अपशिष्ट पदार्थ होता है गोबर, उसके द्वारा खाद तैयार किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट तैयार किए जाते हैं। और उर्वरक होते हैं ये कृत्रिम रूप से होते हैं, ये इनका निर्माण फैक्ट्रियों के अंदर होता है,
जो बाहर फैक्ट्रियाँ होती है उनके अंदर ये इनका निर्माण किया जाता है और उसे लेकर सीधा खेतों में पहुंचा दिया जाता है। उर्वरक के अंदर कई रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फास्फेट है और भी कुछ होते हैं। इनके अंदर पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है। उर्वरक के अंदर पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है, इनके अंदर थोड़ी कम होती है। तो दोनों ही उपयोगी है और हम दोनों का उपयोग करते हैं। देखते हैं आगे क्या है। सिंचाई करना। सिंचाई का अर्थ क्या होता है? सिंचाई करने का अर्थ क्या होता है? सिंचाई करने का अर्थ है जल प्रदान करना। जल प्रदान करना। किसको जल प्रदान करेंगे? जो हमारी फसल है, हमने जो फसल तैयार की थी, पहले मिट्टी को पौला करके, उसके बाद बुआई करके, खाद उर्वरक भी डाल दिया, अब है सिंचाई करना। अब हम इन पेड़ पौधों को जल प्रदान करेंगे, वही सिंचाई करना है। तो इसके मुख्य स्रोत क्या क्या है? तो सबसे पहले सिंचाई वर्षा के द्वारा होती है। जब बारिश होती है तो अपना जल प्रदान हो जाता है। फिर कुछ नदियाँ हैं, नहरें हैं, तालाब, उसके द्वारा भी मतलब सिंचाई की जाती है। आधुनिक विधियाँ भी है कुछ, जैसे एक विधि है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र। दूसरी है छिड़काव विधि। ये दोनों विधियाँ क्या की है? ये दोनों विधियाँ कौन सी है हम देखते हैं। यहाँ पर दी गई है। ये तो है ड्रिप तंत्र विधि। ये समतल भूमि के अंदर ली जाती है। जो भी समतल खेत होता है, आपके खेत भी देखे होंगे, कोई समतल होता है, कोई उबड़ खाबड़ होता है। जो समतल भूमि के अंदर ये लंबी लंबी नलियाँ होती है, उसके अंदर ये छोटे छोटे बारीक मतलब छेद होते हैं। और जब इसके अंदर पानी डाला जाता है तो हर छेद से पानी निकलकर ये चारों ओर फसल को समान रूप से मतलब सिंचाई की जाती है। इससे क्या होता है? इससे एक तो पानी की बचत होती है, और भी होते हैं जैसे। और दूसरी है असमतल भूमि के लिए ये छिड़काव विधि होती है। इसके अंदर ये जैसे लंबी लंबी पाइपें लगा देते हैं, और जहाँ सिंचाई करनी है, जहाँ जैसे मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक नल लगा दिया था। नल मतलब एक जैसे खड़ा नल लगा दिया जाता है, और उसके ऊपर एक जैसे ऐसे नल लगा दिया, और उसके ऊपर एक चिड़ी आती है, वो ऐसे, तो वो ऐसे घूमती जाती, जैसे पानी आएगा वैसे घूमती जाएगी। तो वो अपने इस आसपास की जो भी फसल होगी उसको पानी की सप्लाई प्रॉपर हो जाएगी। तो इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। और ऊपर भी आप देख सकते हैं ये डेगली द्वारा, विद्युत पंप के द्वारा और मोटर के द्वारा रोड, ये भी विधि है। पर वर्तमान में अभी जो ये छिड़काव विधि है और ड्रिप तंत्र विधि है, इसमें पानी की भी बचत होती है। मेन तो यही है कि इसमें पानी की बचत होती है, और समान रूप से सभी फसलों को एक समान रूप से मतलब सिंचाई इससे हो जाती है। दूसरा देखते हैं इसके बाद क्या होता है। जैसे सिंचाई कर दी तो उसके बाद क्या होगी? उसके बाद होगी फसल की सुरक्षा। कि फसल की सुरक्षा कैसे की जाएगी, उसकी भी सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो उसके लिए देखते हैं, पहले देखते हैं खरपतवार। खरपतवार खरपतवार क्या है? तो खरपतवार देखते हैं। ये फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे हैं जो पोषक तत्व पौधे तक नहीं पहुंचने देते हैं। ये जब फसल होती है तो उसके साथ साथ अनावश्यक रूप से पेड़ पौधे उग जाते हैं, और जो मतलब पोषक तत्व पेड़ पौधों जो हमारी फसल को मिलना चाहिए वो ये ले लेते हैं। तो इस फसल से होने वाला कुरवा, इससे क्या होता है? एक तो फसल ख़राब हो जाएगी, और जो जो बीज होंगे वो भी कमज़ोर हो जाएंगे, और फसल को पर्याप्त प्रकाश भी नहीं मिलेगा। समय पर निराई गुड़ाई करना, खरपतवारनाशी का उपयोग करना। समय पर निराई गुड़ाई करना, ये क्या है? निराई क्या होती है? जब मतलब खेतों में खरपतवार उग जाता है तो निराई के द्वारा इसको खरपतवार को तोड़ लिया जाता है, या फिर तो उसको हाथ से तोड़ लेंगे, या फिर इनकी भी एक मशीन आती है जो उसको जो एक्स्ट्रा जो खरपतवार होगा उनको तोड़ दिया जाता है। और खरपतवारनाशी क्या होती है? ये एक ऐसा रासायनिक पदार्थ आएगा जो खेत में डालने पर आपकी फसल तो सुरक्षित होगी, जो भी खरपतवार होगा वो नष्ट हो जाएगा। और खरपतवार क्या क्या और इससे हानियाँ क्या होती है?
खरपतवार जो होते हैं, जो एक तो जल का ग्रहण भी ज़्यादा करते हैं और जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है उनको ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो हानिकारक सूक्ष्म जीव को बढ़ावा देंगे तो ये फसल के लिए अच्छे संकेत नहीं होते हैं, तो फसल खराब ज़्यादा होती है। दूसरा है प्राकृतिक प्रकोप। तो ये प्राकृतिक प्रकोप तो कभी भी हो सकता है, इससे सुरक्षा का कुछ है नहीं। बाढ़, सूखा, सर्दी और आग, तो इसके को प्रभाव तो आपको पता ही है। खेतों में पानी भर जाता है तो पूरी फसल गल जाती है, ख़राब हो जाती है। खाद मिट्टी बह जाना, फसल का सूखना, आग लगना, ये सब प्राकृतिक प्रकोप के अंदर आते हैं। सबसे मेन पॉइंट होगा इसके अंदर खरपतवार से कैसे कुछ मतलब सुरक्षा की जाती है। तो आपको ऐसे पूछ ले कि निराई क्या है, तो खरपतवार को तोड़ना निराई है। तो निराई हाथ के द्वारा भी की जाती है और मशीनों के द्वारा भी की जाती है। अगली हम देखेंगे फसल काटना। फसल काटना क्या है? फसल काटना ये है पकी हुई फसल को काटना। पकी हुई फसल को काटना ही फसल काटना है। तो पकी हुई फसलों को कैसे काटते हैं? पहले तो ज़्यादातर पकी हुई फसलों को हाथ से ही काटा जाता था। अब एक है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर एक ऐसी मशीन है जो खड़ी फसल को काट देती है और जो बीज होते हैं उसको एक साइड कर देती है, जो कचरा होता है उसको अलग साइड कर देती है और जो भी उसका भूसा होता है उसको अलग कर देती है। तो हार्वेस्टर नामक एक मशीन होती है जो पकी हुई फसल को काटने में अब काम आती है। और फसल को किससे काटा जाता है? एक तो आपने देखा था हाथ से काटा जाता है। तो हाथ से काट कर जो भी हमें प्राप्त करना होता है वो उसके अनुसार प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ज़्यादातर आपने देखा होगा कि गेहूं की फसल को कैसे काटते हैं। तो पहले तो गेहूं की फसल को काट देते हैं, फिर उसको थोड़ी देर सुखाते हैं कुछ दिनों के लिए, फिर उसको पटक के जो गेहूं के दाने हैं वो एक साइड में आ जाते हैं, जो उसका भूसा होता है वो अलग साइड आ जाता है। तो आजकल तो ज़्यादा इन मशीनों का उपयोग किया जाता है। हार्वेस्टर नामक एक विधि होती है, उसको द्वारा फसल को काटा जाता है। अब हम देखते हैं ये थ्रेशिंग क्या होती है। थ्रेशिंग क्या होती है? जब फसल को काटा जाता है तो फसल की नमी को दूर करने के पश्चात भूसे और अनाज को जब अलग किया जाता है तो वो थ्रेशिंग के माध्यम से अलग किया जाता है। तो यही थ्रेशिंग है, भूसे और अनाज को अलग अलग करना थ्रेशिंग है। फिर एक मशीन का नाम आता है, वो है कंबाइन। कंबाइन क्या होती है? यह भी एक मशीन होती है जो हार्वेस्टर प्लस थ्रेशिंग ये दोनों का काम करेगी। हार्वेस्टर का काम क्या होगा? जो फसल खड़ी है उसको काट दिया जाता है और फिर थ्रेशिंग के द्वारा गेहूं को अलग अलग कर दिया जाता है और जो भूसा होगा, जो भी फसल होती है आपकी गेहूं, उसको अलग कर देते हैं और जो उसका भूसा होगा उसको अलग कर देते हैं। फिर आता है अनाज भंडारण कैसे किया जाता है। फिर अनाज भंडारण अंतिम चरण होता है। तो ये तो आपको भी पता होता है अनाज भंडारण कैसे किया जाता है। किसी भी जैसे जो भी हमें फसल प्राप्त हो गई उसको बोरी में डालकर भी उसका भंडारण किया जा सकता है, या कुछ धातु के पात्र होते हैं उनके अंदर भी उनका भंडारण किया जाता है, और या फिर उसको धूप में सुखा कर फिर अपने आवश्यकता अनुसार जो भी होता है उसके अंदर उसका भंडारण किया जाता है। तो धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के अंदर इस पार्ट के जो भी प्रश्न उत्तर हैं वो देखेंगे।